हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानस्थली क्लासेस। गाइस, आज की भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम पीजीटी के लिए या फिर यूपीएचसीएससी के लिए। इन दोनों एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका पैटर्न नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम से भी मिलता है, तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टिव हैं और स्पेसिफिक हैं अपने आप में, तो आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन क्वेश्चन को वीडियो के साथ सॉल्व कीजिए और इवैल्यूएट कीजिए कि आपकी तैयारी का क्या लेवल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है, निम्न में से कौन सा वर्ष नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन टुवार्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर के संबंध में सही है। तो हमें वर्ष बताना है, ठीक है, जो रिलेटेड है एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन। तो 2009 इज रिलेटेड विथ एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल शिक्षण प्रतिमान दिया गया है किसके द्वारा? ओलिवर एवं शेवर के द्वारा ये प्रतिमान दिया गया है। क्या होता है ये प्रतिमान? इसमें किसी भी नॉलेज की जो एक्वायर नॉलेज होता है उसको किस तरीके से इवेलुएट करना है, किस तरीके से उसका एनालिसिस करना है और क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब की बात ये प्रतिमान करता है। ये जो पैराडाइम है वो क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता है, न्यू नॉलेज को कैसे एक्वायर करना है इसकी बात करता है। ठीक है, और अमूर्त चिंतन कैसे कर सकते हैं ये ज्यूरिस्प्रूडेंशियल शिक्षण प्रतिमान हमें बताता है। तो ओलिवर एम शेवर के द्वारा ये दिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ब्रोस्टल संस्थाओं का कार्य है, ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षित करना, ऑप्शन बी बालक अपराधियों को सुरक्षित करना या सुधारना बाल अपराधियों को, ऑप्शन सी है मानसिक मंद बालकों को प्रशिक्षित करना, और ऑप्शन डी है शारीरिक अक्षम को व्यावसायिक प्रशिक्षित करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बाल अपराधियों को सुधारना। तो ब्रोस्टल संस्थाएं या इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जहां पर जो बाल अपराधी होते हैं उनको सुधारने का कार्य किया जाता है। तो इन संस्थाओं में बेसिकली 18 से 21 वर्ष तक के किशोर और किशोरियों को रखा जाता है। 18 से 21 वर्ष तक के बालकों को रखा जाता है। ठीक है, उनको कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, स्किल सिखाया जाता है, तो कैसे वो अपराधों से दूर हो सकते हैं इन सब विधियों को सिखाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रशिक्षण से उनमें जो क्या होता है, अनुशासनात्मक गुण विकसित हो जाता है। ठीक है, नैतिक गुण डेवलप हो जाता है, तो एथिक्स उनमें आ जाते हैं। तो ये एक संस्था है, तो इसका मेन काम क्या होता है? बाल अपराधियों को सुधारना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्रशासनिक प्रक्रिया के जन्मदाता हैं हेनरी फ्योल, एयर, टेलर, एडम्स तथा डिकी। तो हेनरी फ्योल जो है प्रशासनिक प्रक्रिया या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के फादर हैं। ठीक है, तो क्या है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस? तो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए जिस प्रोसेस को अपनाया जाता है वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस या प्रशासनिक प्रक्रिया। ठीक है, इसमें विशिष्टीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, मानव शक्ति के जो संसाधन हैं उसको कैसे उचित प्रयोग किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो ये सब बातें प्रशासनिक प्रक्रिया में की जाती है। इसके जन्मदाता कौन है? हेनरी फ्योल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एकेडमिक एवं तकनीकी हाई स्कूल शिक्षा का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वुड, हर्टॉग, सॉर्जेंट या नरेंद्र देव समिति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, हर्टॉग समिति ने एकेडमिक एवं तकनीकी हाई स्कूल शिक्षा का सुझाव दिया था, क्योंकि इनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो शिक्षा सुझाव, शिक्षा नीति से संबंधित जो भी सुझाव था इस समिति का, वो बेसिकली तो व्यावसायिक या फिर औद्योगिक शिक्षा देने का सुझाव दिया था। ठीक है, तो इस समिति ने कैसे हाई स्कूल शिक्षा को हम व्यावसायिक शिक्षा, हाई स्कूल की शिक्षा जो होती है वो सामान्य शिक्षा व्यवस्था है, उसके बाद हम कैसे औद्योगिक शिक्षा की ओर बालकों को ले जा सकते हैं, व्यावसायिक शिक्षा की ओर ले जा सकते हैं, इन सब का सुझाव हर्टॉग समिति में दिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, न्याय शास्त्रात्मक परिप्रेक्ष्य प्रारूप शिक्षण प्रारूपों के किस प्रारूप के अंतर्गत आता है? अगर हम देखें किस परिवार के अंतर्गत या प्रारूप के अंतर्गत आता है न्याय शास्त्रात्मक परिप्रेक्ष्य? ऑप्शन ए है सामाजिक परिवार, सूचना संसाधन परिवार, व्यक्तिगत परिवार या व्यवहारात्मक व्यवस्था परिवार। तो इसका क्या राइट ऑप्शन हो सकता है? न्याय शास्त्र की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो न्याय शास्त्र हमारा सामाजिक परिवार से रिलेटेड है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिदर्शन के आधार पर की गई गणनाएं कही जाती हैं। अब इसका क्या राइट ऑप्शन होगा, आप बताइए। सांख्यिकी, मापदंड, आकलन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा प्रतिदर्शन के आधार पर जब हम गणनाएं करते हैं या एनालिसिस करते हैं तो वो सांख्यिकी कहलाती है, जिसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, और प्राचल आकलन क्या होता है, दूसरी चीज़ है। जब प्रतिदर्शन के आधार पर गणनाएं की जाएंगी तो वो सांख्यिकी कहलाई जाएगी। और अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे हम गणना करते हैं, यहाँ पर अगर प्रतिदर्शन ना होता, पॉपुलेशन या जनसंख्या होता, तब उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी गणनाएं जब करते हैं तो उसे हम पैरामीटर कहते हैं, ना कि सांख्यिकी। लेकिन अगर आपका प्रतिदर्शन के आधार पर की गई गणना को हम सांख्यिकी कहेंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। कसौटी संदर्भित परीक्षण में परीक्षार्थी के परीक्षण प्राप्तांकों की तुलना की जाती है। ऑप्शन ए है आपका किसी पूर्व निर्धारित बाह्य मानकों से, विशिष्ट समूह के प्राप्तांक से, ऑप्शन सी है परीक्षार्थी की कक्षा संप्राप्ति से, और ऑप्शन डी है किसी भी प्राप्तांक से नहीं। तो कसौटी संदर्भित परीक्षण क्या है, निकष संदर्भित परीक्षण जिसे हम कहते हैं, क्राइटेरियन रिफर टेस्ट जिसको बोलते हैं, क्राइटेरियन रिफर टेस्ट, नॉर्म रिफर टेस्ट और क्राइटेरियन रिफर टेस्ट, ये आपने दो पढ़ा होगा ना। तो निकष संदर्भित परीक्षण में क्या होता है, किसी पूर्व निर्धारित बाह्य मानकों के आधार पर प्राप्तांक की तुलना नहीं की जा सकती है। ऐसे मानक जो संदर्भित परीक्षण होता है उसमें किया जाता है। विशिष्ट समूह के प्राप्तांक से ये भी मानक संदर्भित परीक्षण में होता है। परंतु परीक्षार्थी की कक्षा संप्राप्ति से अगर हमको प्राप्तांकों की तुलना करना है, ठीक है, पूरे कक्षा संप्राप्ति से, तो वो निकट संदर्भित परीक्षण से सम्मिलित होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो मापन होता है इस लेवल पर निरपेक्ष मापन होता है। ठीक है, सापेक्ष नहीं होता। निकष संदर्भित या कसौटी संदर्भित परीक्षण में जो मापन होता है वो निरपेक्ष मापन होता है। ये मापन किसी के सापेक्ष नहीं होता, क्योंकि यहाँ यह देखा जाता है ना, कि बालक अपने उद्देश्य की पूर्ति में कितना सफल हो पाया है। ठीक है, जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसको प्राप्त करने में बालक कितना ज़्यादा सफल हो पाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नेतृत्व संबंधित सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई किसने दिया, डगलस मैकग्रेगर, रेडिन, ब्लैनर्ड या हर्जे। तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, डगलस मैकग्रेगर ने एक्स और वाई सिद्धांत दिया है। एक्स और वाई जो कि नेतृत्व से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, कि रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए अधीनस्थों के बीच या कर्मचारियों के बीच, जो भी है, जब आप इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। बट इसका जो प्रतिपादन किया था वो डगलस मैकग्रेगर ने किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हार्थोन प्रभाव का अर्थ है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आश्रित चर राशि का प्रभाव, मध्यवर्ती चर राशि का प्रभाव, अतिरिक्त चर राशि का प्रभाव या प्रयोग में सहभागिता के ज्ञान की प्रतिक्रिया का प्रभाव। तो हार्थोन प्रभाव का अर्थ होता है मध्यवर्ती चर राशि का प्रभाव। ये किस अनुसंधान में होता है, ये हमारा जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। क्या होता है प्रयोगात्मक अनुसंधान में, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करते हैं या जोड़ तोड़ करते हैं तो उसका इफेक्ट हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ और वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखने को मिलता है, जिसे हम बाह्य चर या मध्यवर्ती चर कहते हैं। ठीक है, तो मध्यवर्ती चर का प्रभाव जब कभी डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ने लगता है तो इसको हम हार्थोन इफेक्ट बोलते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अधिगम के श्रेणीक्रम शीर्ष स्थान पर कौन सा अधिगम है? जो श्रेणीक्रम सिद्धांत है जो गैने ने दिया था, ठीक है, तो उस पर शीर्ष पर कौन सा है? संकेत, प्रत्यय, समस्या समाधान या विभेद अधिगम। तो इसका सबसे शीर्ष पर टॉप पर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहला आता है आपका संकेत अधिगम, क्योंकि इसकी हायरार्की जो बनी हुई होती है वो ऐसी बनी हुई होती है। तो इसमें टोटल अधिगम के प्रकार बताए गए हैं। पहले संकेत अधिगम, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ठीक है, फिर श्रृंखला अधिगम, उसके बाद आपका आता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, देन आपका आता है विभेदी अधिगम या प्रत्यय विभेदी अधिगम, फिर आपका आता है नियम अधिगम, और लास्ट में जो आपका आता है वो है समस्या समाधान अधिगम। ये हायरार्की किसने दी थी? गैने ने दी थी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा भारत में सामाजिक स्तरीकरण के आधार के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। हमें भारत के संदर्भ में बताना है कि जो सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है उसके आधार के लिए सबसे मेन कारण क्या है। कार्य की प्रकृति, आयु एवं धन, शिक्षा। कार्य की प्रकृति, आयु, धन एवं शिक्षा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, शिक्षा सबसे मेन बेस है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के लिए। ठीक है, आधार का काम करता है भारत के संदर्भ में। बाकी जो है कार्य की प्रकृति या धन के आधार पर हमको स्ट्रैटिफिकेशन नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। ये एक तरीके से संकीर्ण विभेदीकरण होता है, संकीर्ण स्तरीकरण होता है। बल्कि जो शिक्षा है, जो आपकी योग्यता है, इनके बेसिस पे जो स्तरीकरण किया जाता है वो सही माना जाता है, ना कि आपका धन के बेसिस पे, आयु के बेसिस पे और रंग भेद के बेसिस पे ये सब स्तरीकरण नहीं करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित दर्शनों में कौन सा दर्शन कहता है कि परमात्मा आत्मा के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों को जानने की चिंता मत करो, अच्छा करो एवं अच्छे से बनो, जो तुम्हें जो भी सत्य है की ओर ले जाएगा, जो सत्य है उसकी ओर ले जाएगा। कौन सा दर्शन कहता है? वेदांत दर्शन, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर बौद्ध दर्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा दर्शन आत्मा परमात्मा के स्वरूप को नहीं स्वीकार करता, उसके चक्करों में नहीं पड़ता है, तो वो है बौद्ध दर्शन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, लाइफ स्पेस किस सिद्धांत की विशेषता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा पैवलोव शास्त्रीय अनुबंधन, स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन, कोलर का सूक्त अधिगम या फिर लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। तो लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से लाइफ स्पेस रिलेटेड है। इसको हिंदी में अगर हम देखें तो जीवन क्षेत्र बोलते हैं लाइफ स्पेस को। ठीक है, इसमें इस सिद्धांत पर उन्होंने मुख्यतः 3 बातें बताई हैं जो महत्वपूर्ण है। वो है व्यक्ति, उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण, ठीक है, पर्सन एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और जो एक है वो लाइफ स्पेस। ठीक है, वेक्टर भी बताया इन्होंने, वेक्टर जैसे प्लस वेक्टर और माइनस वेक्टर के बारे में भी इन्होंने बताया कि जब प्लस वेक्टर होता है तो किसी चीज़ के प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है, जब माइनस वेक्टर होता है तो किसी चीज़ को वो पसंद नहीं करता है। तो ऐसी बात इन्होंने की है अपने सिद्धांत में, तो इसको लेविन का क्षेत्र सिद्धांत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा बताए गए आधुनिकीकरण के 4 स्वरूपों में निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण के 4 स्वरूप, आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से पता चलते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास जी ने आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन के 4 स्वरूप 4 फॉर्म बताए हैं, 4 फॉर्म बताए हैं। इनमें से कौन सा नहीं है? तो सांस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण, धर्मनिरपेक्षता या सामांगीकरण। तो पाश्चात्यकरण इसका राइट ऑप्शन है। इन्होंने इसको अपने 4 स्वरूप जो बताए हैं आधुनिकीकरण के उसमें सम्मिलित नहीं किया है। तो एम.एन. श्रीनिवास जी एक सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। ठीक है, समाजशास्त्री थे। उन्होंने दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा जाति प्रथा, ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण, संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण पर कार्य किया। ठीक है, और कैसे जाति उन्मूलन को कैसे दूर किया जा सकता है, और जो भी भेदभाव हो रहे हैं, जो भी उच्च जाति निम्न जाति का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है समाज में, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब पर बहुत अच्छे कार्य इन्होंने कहे हैं। ये अच्छे समाजशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस दर्शन से संबंधित है? स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस दर्शन से संबंधित है? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी। तो अस्तित्ववाद एक ऐसी विचारधारा है जो अस्तित्व के तत्व को सर्वोपरि मानता है, एग्जिस्टेंस को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, और मानव की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, और किसी भी तरह के सामाजिक बंधन से दूर रहने की बात करता है कि मनुष्य को समाज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, एकांकीपन, और जो स्वतंत्रता है वो मनुष्य को सारे अनुभव से सिखा देंगे। तो ऐसी बात अस्तित्ववाद करता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, भारत में शिक्षक शिक्षा संस्थानों की मान्यता के लिए मानक एवं शर्तें तैयार की गई हैं, किसके द्वारा? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? NCTE द्वारा। ठीक है, तो NCTE जो किसी भी शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए मान्यता प्रदान करती है, मानक निर्धारित करती है और टीचर के एजुकेशन के लिए बहुत सारे कार्य करती है।
क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार ने सलामा का वक्तव्य पर निम्न में से किस वर्ष हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1994 में। सलामा का वक्तव्य एक तरीके से जो आपकी विशिष्ट शिक्षा है या इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, जो भी हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनको नियमित स्कूल में बिना भेदभाव के सहजतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जो टीचर्स हों या जो भी स्टाफ हो, उनको किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रावधान है सलामा का वक्तव्य पर। क्वेश्चन नंबर 19, विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है किसके लिए? वस्तुनिष्ठता के लिए, निरंतरता के लिए, वैधता के लिए या व्याख्यात्मकता के लिए? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वैधता के लिए विश्वसनीयता अनिवार्य है, ठीक है। अगर मान लीजिए तो वैधता है, ठीक है, वैधता तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक उसके साथ विश्वसनीयता नहीं होगी। तो ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है किसके लिए? वैधता के लिए। अध्यापक शिक्षा हेतु क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2009 ने महत्व दिया। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन भी आपके सामने आया था कि जो NCF 2009 है उसने किस पर फोकस किया है? तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्य वस्तु केंद्रित शिक्षा पर, तकनीकी केंद्रित शिक्षा को या फिर छात्र केंद्रित शिक्षा को, किसको महत्व दिया है? तो ऑप्शन ए मेरे हिसाब से इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर। क्योंकि NCF 2009 बेसिकली बात करता है शिक्षक प्रशिक्षण की, शिक्षक के उचित प्रशिक्षण किस प्रकार से दिया जा सकता है, उनको किस तरीके से ट्रेंड किया जा सकता है ताकि वो अच्छे ढंग से पढ़ा सके बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 21, आंतरिक प्रोग्रामिंग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? स्किनर, क्राउडर, ब्लूम या? तो आंतरिक प्रोग्रामिंग का प्रतिपादन क्राउडर, नॉर्मन एक क्राउडर ने किया था। इसमें क्या होता है? इसमें पाठ्यक्रम को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है, तथा पदों में सीखने के लिए छात्रों को प्रस्तुत करते हैं। फिर उसके बाद छात्र सक्रिय रहकर अपनी गति से, कोई भी एक छात्र है उसको पाठ्यक्रम मिलता है छोटे छोटे भागों में विभाजित, ठीक है, फिर छात्र क्या करता है? अपनी गति से सीखता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये आंतरिक प्रोग्रामिंग कहलाती है, जो दिया था नॉर्मन ए क्राउडर ने। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए ज्ञानस्थली क्लासेस के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।